छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? तो ये जो है धमतरी जिले में स्थित है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर हम बात करें सीता नदी अभ्यारण्य के स्थापना की, तो 1974 में स्थापित हुआ था और यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो यही सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1974 में स्थापित हुआ था। अगर हम बात करें इसके क्षेत्र की, मतलब कि कितने वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, तो लगभग 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे, 559 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस खनिज के भंडार नहीं है। तो भाई हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण खनिज है जिनका भंडार नहीं है। तो देखो, अगर हम बात करें टीन, तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है टीन का एकमात्र उत्पादक है भारत में। डोलोमाइट भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, फायर क्ले भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन ये जो तांबा है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, तांबा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तांबा जो है भारत के किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको बताना है भाई कि कौन सी नदी मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। तो मनियारी नदी जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है ना, शिवनाथ की सहायक नदी है मनियारी। तो मनियारी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आगर ये है, टेसुआ भी है, घोंघा भी है, छोटी नर्मदा भी है। यहाँ पर 4 आना था, माफी चाहूंगा। तो जो छोटी नर्मदा है, घोंघा है, टेसुआ है, आगर है, ये सब जो है मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। मनियारी नदी जो है मुंगेली और बिलासपुर जिले में प्रवाहित होती है। बिलासपुर जिले में ये जो है अपना मतलब जो शिवनाथ नदी है उसमें मिल जाती है, मधुकू द्वीप के पास। और एक ध्यान रखेंगे, छोटी नर्मदा, एक तो नर्मदा है जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में एक नदी है जिसको छोटी नर्मदा नाम से जाना जाता है। इस नदी के उद्गम स्थल का बड़ा ही प्यारा नाम है। जो छोटी नर्मदा है वो बेलपान से निकलती है, तो इसका नाम जो है बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बेलपान। बेलपान मतलब जो बेल का पत्ता होता है उसको बड़ा पवित्र माना जाता है, तो वहां से बेलपान नामक स्थल से छोटी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, जो कि मनियारी नदी की सहायक नदी है। और मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। तो ध्यान रखेंगे सारा कुछ। अगला अच्छा, यहाँ कूट बताना है ना, तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो है आपका उत्तर होगा अ। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कौन सा खनिज सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो खनिज उपलब्ध है, जिनका उत्पादन होता है, मतलब जिनका उत्खनन होता है, उत्पादन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो तो पहले से बना बनाया है, बस वो धरती के गर्भ में छिपा हुआ है, तो उसका उत्खनन किया जाता है खनिज का। तो हमारे छत्तीसगढ़ में उत्खनन होने वाले किस खनिज का सर्वाधिक रॉयल्टी दर प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा भाई कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में उत्खनित किया जाता है, लेकिन जो रॉयल्टी देने वाला जो खनिज है ना, जिससे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वो है लौह अयस्क। ध्यान रखेंगे, जो आयरन ओर है उससे जो है सर्वाधिक रॉयल्टी प्राप्त होती है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला भाग है ना, दंडकारण्य का पठार, वो जो है लौह अयस्क के लिए विख्यात है, बैलाडीला की खदानें। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस शक्कर कारखाने में गन्ने के भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज है। जो शक्कर कारखाना है उसमें गन्ना आता है, गन्ने से रस निकाला जाता है और उस रस से शक्कर तैयार किया जाता है। इसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है ना,
जो गन्ने की जो भूसी है, जो गन्ने का जो सूखा वाला जो भाग हो, मतलब कि गन्ने से जब रस निकाला जाता है उसके बाद जो कचरा बच जाता है सूखा वाला, जब भी आप गन्ना चूसते होंगे तो उसको चूस करके ना उसका जो कचरा बेकार वाला भाग है उसको फेंक देते हैं। तो किसी शक्कर कारखाने में ना उसी अवशिष्ट, उसी कचरे से जो है विद्युत तैयार किया जाता है। लगभग 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। 6 मेगावाट, ये मतलब आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा होता है 6 मेगावाट विद्युत। तो किस शक्कर कारखाने में गन्ने के भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो भोरमदेव शक्कर कारखाने से। ध्यान रखेंगे, भोरमदेव शक्कर कारखाने से वहां पर जो भी गन्ना का जो कचरा बचता है उससे जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है। और ये बहुत अच्छा है, मतलब कि खुद जो कारखाना है उसको मतलब विद्युत की कमी नहीं होगी, वो चाहे तो उस विद्युत का उपयोग खुद कर सकता है या फिर सरकार उसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि कबीरधाम जिले के रामहीपुर नामक स्थान पर स्थापित है। महामाया शक्कर कारखाने की बात करें तो ये कहां पर है भाई? सूरजपुर, सूरजपुर के केरता नामक स्थान पर है महामाया शक्कर कारखाना। उसके बाद जो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है ये बालोद जिले में स्थित है, बालोद जिले के करका भाठा नामक स्थान पर। उसके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ये राज्य का चौथा शक्कर कारखाना है जिसकी स्थापना कबीरधाम जिले में जो पंडरिया है, पंडरिया के किसी गांव में इसको स्थापित किया गया है। मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये 4 शक्कर कारखाना है हमारे छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा जो भोरमदेव, ये कबीरधाम में है, कबीरधाम जहां पर भोरमदेव मंदिर है। उसके बाद देखिएगा महामाया, ये जो है उत्तर में है सूरजपुर में, और माँ महामाया का मंदिर कहां पर है? बिलासपुर के रतनपुर में। उसके बाद देखिएगा दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, ये जो है दक्षिण में स्थित है, मतलब कि बालोद में। दंतेश्वरी मंदिर जो कि दंतेवाड़ा में है। तो ऐसे मतलब भगवान के नाम पर शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। तो इससे भी आप लोग रिलेट करके इसको पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो। तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है भोरमदेव शक्कर कारखाना होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात है। तो भाई वर्ष 2011 का जो जनगणना है वो आज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ वर्षों तक ना 2001 के जनगणना से संबंधित तथ्य भी पूछा जाता था। तो आपको 2011 से संबंधित मतलब 2011 के जनगणना से संबंधित तथ्य याद रखना होगा। तो क्या पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात है, तो कितना है ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ तो डाटा दिया नहीं है, क्या दिया है देख लेते हैं। भारत के लिंगानुपात से अधिक है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, माफी चाहूंगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से अधिक है। भारत का लिंगानुपात कितना है भाई? तो 943। ये जो है भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हो जाता है 991। 991 छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो अब जो है कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो जो भारत में लिंगानुपात है वो छत्तीसगढ़ से कम है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला वाला जो कथन है वो आपका सही हो जाएगा, मतलब भारत के लिंगानुपात से छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात अधिक है। दूसरा क्या दिया है? भारत के लिंगानुपात से कम है। कहाँ कम है भाई? ज्यादा है ना, तो ये थोड़ी ना हो सकता है। तीसरा भी देख लेते हैं, भारत के लिंगानुपात के बराबर है। कहाँ बराबर है? अलग अलग है ना। उसके बाद बोल रहा है गणना नहीं की जा सकी है। तो भाई गणना तो हो गया है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ जो है पहला वाला सही होगा। वैसे यहाँ पर अब स तो दिया ही है ना, तो एक ही सही होगा। तो भारत के लिंगानुपात से अधिक है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातीय जनसंख्या देश के कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है जनजातीय बाहुल्य वाला राज्य है। तो देश के मतलब राज्य की जनजातीय जनसंख्या देश के कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो ये होता है लगभग 6.2%। ध्यान रखना। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या तो वो 30.6% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति के अधिकांश लोग मांस मदिरा का त्याग कर कबीर पंथ को अपना रहे हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की वह जनजाति जो मांस मदिरा का त्याग कर, मतलब कि वो जो है वेजिटेरियन हो रही है और कबीर पंथ को अपना रही है। तो कौन है भाई ये लोग? हलबा जनजाति के लोग। ये लोग जो है बहुत ज्यादा कबीर पंथ को अपना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में गीत के रूप में दोहों का प्रयोग किया जाता है? किस नृत्य में, लोक नृत्य या फिर लोकनाट्य बोलना चाहिए, उसमें जो है गीत के रूप में दोहों का प्रयोग किया जाता है? जो कबीर दास जी जो दोहा वगैरह लिखा करते थे ना, उस टाइप से। तो क्या होगा इसका आंसर? राउत नाचा। आप लोग ना YouTube में सर्च करिएगा राउत नाचा, तो वहां आप लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी में जो है विभिन्न प्रकार के दोहे गाए जाते हैं और दोहे बोलने के बाद फिर ना ये लोग फिर जोर जोर से नाचने लगते हैं। जैसे कि एक गुजराती में होता है ना, गरबा जब खेलते हैं तो एक सनेड़ो होता है, तो उसमें वो लोग गीत गाते हैं और सनेड़ो सनेड़ो बोल के फिर नाचना शुरू करते हैं। लगभग कुछ कुछ उसी टाइप का है राउत नाचा। तो आप लोग एक बार YouTube में जरूर देखिएगा, तब आपको चीज जो है समझ में आएगी। तो ये दोहा जो है किसमें गाया जाता है? राउत नाचा में। भाई पंडवानी में तो महाभारत की कथाएं गाया जाता है ना, तो ध्यान रखना राउत नाचा में दोहा वगैरह गाया जाता है। बड़े सुंदर सुंदर दोहे ये लोग गाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। प्राचीन कालीन किस विदेशी यात्री ने सिरपुर की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र का उल्लेख भी किया है? तो भाई प्राचीन काल में हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री यात्रा करने के लिए आए, जैसे कि मेगस्थनीज आया, उसके बाद फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, उसके बाद मध्यकाल में भी काफी सारे यात्री आते रहे। इब्न बतूता मध्यकालीन यात्री था ना। तो कौन जो है सिरपुर भी आया था, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ आया था। सिरपुर जो कि महासमुंद में है, प्राचीन समय में सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करता था। तो वेनसोंग जो लगभग 7वीं शताब्दी के आरंभ में, 7वीं सदी के आरंभ में, मतलब अपना जो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था और इस बीच वह छत्तीसगढ़ की यात्रा पर भी आया था। जिस समय वह छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया, छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। तो इसने जो है सिरपुर की यात्रा की और सिरपुर के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा भी। वेनसोंग द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत क्या था? CU की, ध्यान रखेंगे CU की इसके यात्रा वृत्तांत। वैसे कुछ अलग टाइप का नाम होता है, लेकिन हम लोग जो है इसको CU की ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो चाइनीज चीजें हैं थोड़ा सा अलग ही होता है। वैसे ये जो वेनसोंग है ना, इसने खुद छत्तीसगढ़ को, जिसको उस समय कोसल कहा जाता था ना, कोसल कहा जाता था, तो इसने कुछ इसको कियासलो कहा है। कियासलो लिखा है इसने, छत्तीसगढ़ को कियासलो लिखा है। बोल नहीं पाया कोसल, कियासलो बोल दिया और वैसे ही लिख दिया। तो ध्यान रखेंगे वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की और छत्तीसगढ़ के बारे में काफी कुछ लिखा भी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।